बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए क्लास 9 की बायो की बुक को आज हम स्टडी आउट करेंगे। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है बायोलॉजी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके मैं ऑलरेडी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट को, तो उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वीडियोज़ के, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट फॉर यूअर रिमाइंडिंग, तो मैं उनको दोबारा से रिमाइंड करके आपको पढ़ा रही हूँ। इनके जो मेन पॉइंट्स है सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर के, तो उनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थर्ड चैप्टर है साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट है कि साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो 4 स्टेप्स यानी उनके होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन का, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड स्टेप है उसके बारे में कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्शन भी करते हैं साथ में, यानी कोई भी हाइपोथेसिस डिडक्शन क्या है आप उसको जो हमारी मेरी एक्सप्लेनिंग जो एक पूरी वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो उस हाइपोथेसिस और डिडक्शन की बेस पे हम उनको कि वो ट्रू है या फॉल्स है उनके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फोर्थ स्टेप में जो हमारे पास डेटा या एक्सपेरिमेंट से उनको एनालाइज करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि हमारे पास उस प्रॉब्लम का सलूशन इन सारे स्टेप्स के बाद क्या आया। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाती है हाइपोथेसिस पे और जितने भी एविडेंसेस हैं वो हमारे पास यानी उसके हक में साबित हो जाएं कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी में। उसके बाद है साइंटिफिक लॉ जो है वो सिंपल, ट्रू होता है, यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट होता है। इसका क्या मतलब है? कोई भी साइंटिफिक लॉ जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स स्टेप्स से गुजरने के बाद जब वो लॉ बनता है तो वो एक तो सिंपल होगा, दूसरा बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि कई ट्रायल एंड एरर से गुजर के आया है। यूनिवर्सल का मतलब है थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो लॉ है यानी वो अप्लाई किया जाएगा तो यूनिवर्सल होगा, सब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड एब्सोल्यूट होगा, फिक्स्ड उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक लॉ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉर्नरस्टोन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए ये की समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा। डेटा जो हम साइंटिफिक यानी प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि वो हमारे पास रिकॉर्ड हुई ऑब्जर्वेशन है और इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको डेटा कहते हैं, जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजी कैन बी बेटर नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोलॉजी कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स प्रिंसिपल। कि बायोलॉजी जो है उनको हम थ्योरी से ज़्यादा अगर हम उनके लॉज और उनके कैलकुलेशंस में रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल्स प्रिंसिपल यूज़ करें तो वो ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया इज़ अ डिसीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मलेरिया के लिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट यानी प्रोसीजर्स साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ यूज़ किए गए ताकि हम ये काज मालूम कर सकें कि मलेरिया जो है किस वजह से ये डिसीज़ ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमीटर या कैरियर इसका कौन है। तो एंड में जो कंक्लूजन मिला वो ये था कि मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है डिफरेंट लोगों में इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो है वो इसको ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है मलेरिया इज़ वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पीपल विद मलेरिया टिपिकली हैव साइकिल्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। के मलेरिया जो है पूरी दुनिया में बहुत कॉमन डिसीज़ है यानी बहुत तेज़ी से फैलती है और लोग जो है वो इनके जो सिम्टम्स है उससे अफेक्ट होते रहते हैं, जैसे कि बुखार और सर्दी वगैरह, ये इनके कॉमन जो सिम्टम्स हैं। ओके, ये तो हो गया ये थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर के सॉरी मेन पॉइंट्स। इसके बाद हम करेंगे थर्ड चैप्टर के मेन पॉइंट्स। बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है इसको भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पर डिटेल में मैंने हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। ऑलरेडी इसकी वीडियो बन चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं जस्ट इनको रिवाइज कर रही हूँ। पहला पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में तमाम जानदारों की यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किसी टाइप के भी हैं, उनकी जितनी ज़्यादा रेंज होगी, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स जो है, ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और फिर सब ग्रुप्स में किस चीज़ की बेस पर क्लासिफिकेशन जो उनकी करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर, कि अगर वो सिमिलर है तो उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं और अगर वो डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर, इसको यानी इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है कि स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं और न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरब्रीडिंग से जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो उनकी नई नस्ल आएगी वो भी फर्टाइल होगी, यानी उसमें भी एबिलिटी होगी टू रिप्रोड्यूस। उसके बाद है लीनियस डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, टू किंगडम्स। लीनियस कार्लस लीनियस की बात करें हैं कि सबसे पहले दो किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था इन्होंने, एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट का किंगडम। ये दो किंगडम्स थे। वायरसेस जो है वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जिनमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है और जो इनका इन्वेलप है वो प्रोटीन से बना होता है। यानी ये हम इनको कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों को डिफाइन करती हैं। उसके बाद है किंगडम मोनेरा जो है, इनमें सारे यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आते हैं जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स का आपको पता है, वो जिसका ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है, यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से बने हों। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा जिनमें यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। थोड़ा सा हाईली डेवलप होगा किंगडम मोनेरा से, इनमें यूग्लिना अमीबा और एलजी आते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट कि प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स आपस में भी सबसे डिफरेंट होती हैं। किंगडम फंजाई जो है वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैं, वेल डिवेलप हैं, इनका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है तो इस वजह से, इनके एब्सेंस की वजह से ये ऑटोट्राफ नहीं होता, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सेप्रोफाइट या पैरासिटिक नेचर के होते हैं, उस तरह से ये रहते हैं और अपनी न्यूट्रिशन जो है अपने होस्ट से हासिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, उनसे एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने का सिस्टम है, यानी ऑर्गेनिजम्स को अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते एंड देन स्टडी आउट कर सकें उनको, तो इसके लिए इनको ये टर्मिनोलॉजी दी गई है। दो नेम दिए जाते हैं हर ऑर्गेनिज्म को। नेम का पहला वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ऑर्गेनिज्म को नेम किया गया है ताकि ईजिली हम उनको पढ़ सकें। उसके बाद है कंजर्वेशन, एक टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब है अपनी रिसोर्सेज को, जो नेचुरल हमारे पास कुदरती रिसोर्सेज हैं उनको सेंसिबली यूज़ करना ताकि वो डिक्लाइन ना हो, वो ख़त्म ना हो। दूसरा है इसके बारे में कि एक स्पीशीज जो है वो किसी भी यानी अर्थ पे अगर वो ज़्यादा टाइम तक ना रह सके तो उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट स्पीशी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कई साल पहले थे इस दुनिया में, अब वो नहीं है, उनकी पूरी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एक्सटिंक्ट, जो कभी किसी दौर में थे और अभी नहीं है। आसान एग्जाम्पल इसकी डायनासोर्स हैं। उसके बाद है वो स्पीशी जो अभी एक्सटिंक्शन के करीब हों, यानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए बल्कि दुनिया से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, उनको इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं, यानी जिनको ख़तरा लाहक होता है एक्सटिंक्शंस का। नेक्स्ट है द स्पीशी विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, वो स्पीशी जो फ्यूचर में इंडेंजर्ड होने के करीब है, यानी उनको ख़तरा लाहिक होने वाला है। उसके बाद उनकी नेक्स्ट स्टेज आएगी एक्सटेंशन की, अगर प्रॉपर मैयर ना लिए तो इन स्पीशीज़ को कहते हैं थ्रेटन स्पीशी, यानी इनको ख़तरा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में 31 स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, 5 स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की। तो ये है क्या, ये सारी जो स्पीशीज़ बताएं ये टोटल स्पीशीज़ नहीं है बल्कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, कि इतनी स्पीशीज़ जो हैं मैमल्स की इंडेंजर्ड है, इतनी बर्ड्स की और इतनी रेप्टाइल्स की। डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात की कटाई, ओवर हंटिंग कहते हैं शिकार करना, मतलब ज़्यादा बैलेंस शिकार से ज़्यादा करना। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, किसी भी इन्वायरमेंट में आप न्यू स्पीशी इंट्रोड्यूस कर दे वो उस इन्वायरमेंट का ना हो या उस इन्वायरमेंट से एग्जिट करवा दे किसी स्पीशी को। और रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जो हम
ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने वगैरह बना रहे हैं और जो हमारे पास ज़मीन है काश्तकारी वगैरह के लिए उसको रैपिडली ख़त्म कर रहे हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी के एक्सटिंक्शंस की वजह बन रहे हैं। जो हमारे पास स्पीशीज़ थे ये ख़त्म हो रही हैं जल्दी जल्दी और उनकी बिल्कुल नस्लें ही ख़त्म हो रही हैं। तो ये सारी वजूहात हैं उनकी। डिफ़ॉरेस्टेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं दरख्तों की कटाई या फॉरेस्ट का बिल्कुल फॉरेस्टी जो एरिया है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना, तो इसको कहते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है चैप्टर नंबर 4, सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है तमाम ऑर्गेनिज्म का। इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि ना सिर्फ वो स्ट्रक्चरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाता है बल्कि फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एवरी सेल हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है, वर्ड से ही पता चला यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनी होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट सेल से बनी होती है। इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो एक सेल से बने हैं एंड वी नो कि सेल जो है बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो हमें वो वैसे नज़र नहीं आता। इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, ताकि हम या साइंटिस्ट इनको डिटेल से स्टडी आउट कर सकें। माइक्रोस्कोप को अब हम पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप को यूज़ करना जो है वो माइक्रोस्कोपी कहलाता है। इस फील्ड को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है ज़ेकरियस जेनसन ने हॉलैंड में 1595 में, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इसने डिस्कवर किया था। एक सिंपल ट्यूब था जिसमें लेंसेज लगे थे एंड में और उसकी मैग्नीफिकेशन रेंज जो है वो 3 टाइम या 9 टाइम थी। अब मैग्नीफिकेशन किसको कहते हैं आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता दूँ। किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल साइज़ से बड़ा करके दिखाना ताकि हमें उसको समझने में, उसको पढ़ने में आसानी हो, तो इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बना वो किसी भी चीज़ को जब हम उसे ऑब्जर्व करते थे तो 3 गुना से 9 गुना तक ज़्यादा उसको बड़ा करके दिखाती थी। उसके बाद है एंटोन वैन लेवनहॉक जो है 1632 से 1723 तक इसका टाइम था। डच साइंटिस्ट है जिसने माइक्रोस्कोप बनाया। पहले माइक्रोस्कोप के बाद इसने माइक्रोस्कोप बनाया जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मच बेटर माइक्रोस्कोप था और भी ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म को यानी जो ऑब्जर्वेबल नहीं है नेकेड आई से उनको ये स्टडी आउट कर सकता था। मैग्नीफिकेशन पावर अगर इस माइक्रोस्कोप की हम देखें तो 250 टाइम थी, यानी 250 टाइम उस चीज़ को बड़ा करके दिखाता था। तो इसको हम पहला यानी लेवनहॉक जो है इसको पहला माइक्रोस्कोपिस्ट समझा जाता है क्योंकि प्रॉपरली इसने ये करके दिया था। क्योंकि यहाँ आप देखिए किसी चीज़ को 3 टाइम मैग्नीफाई करना और किसी चीज़ को 250 टाइम मैग्नीफाई करना काफ़ी फ़र्क है दोनों में, तो इसलिए इसको पहला माइक्रोस्कोपिस्ट समझा जाता है। उसके बाद है ये था वो माइक्रोस्कोप जो लेवनहॉक ने बनाया था, सेकंड माइक्रोस्कोप जिसकी बात हो रही है। उसके बाद कुछ यहाँ मेन पॉइंट्स है, इसको आपने नोट डाउन करने हैं कि लेवनहॉक जो है इसने कई डिस्कवरीज की अपने इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। सबसे पहले बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पानी के कतरों में यानी एक तरह से डिस्कवर करना कि ये तो बैक्टीरिया है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका काम भी लेवनहॉक के सर जाता है। यानी सबसे पहले इसने इन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उसको स्टडी किया था। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन का पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन यहाँ टर्मिनोलॉजी है, किसी चीज़ को अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। रेजोल्यूशन कहते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की या किसी दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम देख सकते हैं किसी चीज़ को, उसकी ये एबिलिटी कि वो दो क्लोजली ऑब्जेक्ट को जो साथ पड़े हैं उनको सेपरेटली दिखाना, यानी उनमें फ़र्क को वाजे करना, उनको अलग अलग दिखाना। हमारी नेकेड आई किसी चीज़ में फ़र्क ना कर सकती उनके दरमियान डिफरेंस में, तो रेजोल्यूशन पावर जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा होगी तो वो ये काम करेगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमारी आई जो है 2 पॉइंट्स में 0.1 मिलीमीटर का अगर फ़र्क हो तो इतना ही वो यानी उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकती है। रेजोल्यूशन पावर हमारी आई की इतनी है। और तो कह रहे हैं कि अब हम अगर देखें तो आई की रेजोल्यूशन पावर हुई 0.1 mm। अब क्योंकि लेंसेज लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसकी रेजोल्यूशन पावर इंक्रीज हो जाती है आई की निस्बत। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें माइन्यूट चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आती है। उसके बाद क्योंकि डेवलपमेंट होती गई टाइम टू टाइम, लाइट माइक्रोस्कोप आया। लाइट माइक्रोस्कोप, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये माइक्रोस्कोप लाइट को यूज़ करके यानी अपने सारा डेटा वगैरह बताता था।
तो लाइट को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखें तो इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट जो है वो किसी भी सैंपल से गुजर के उसके बाद 2 जो ग्लासेस थे लेंस के, वहाँ से टकरा के आती थी, तो इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करते थे। तो उसके बाद है यहाँ पर 2 बेसिक टाइप्स बताई गई हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा है यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें सिंगल लेंस लगा होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें कई लेंसेज लगे होते हैं, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होते हैं। तो मैग्नीफिकेशन पावर को यानी इन्हेंस करने के लिए सारा होता है। उसके बाद है कि यहाँ पर इनका अगर हम प्रोसीजर देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप का जैसे पहले बताया कि लाइट को यूज़ करके इमेजेस बनाए जाते हैं। लाइट पहले पास होती है सैंपल से और उसके बाद जो ग्लास लेंस है वहाँ से पास होती है। पहले एक लेंस जो है वो एक बड़ी इमेज बनाता है किसी भी सैंपल की जो हमने देखना हो उस माइक्रोस्कोप में, और जो सेकंड लेंस है वो मैग्नीफाई करके उस इमेज को हमें दिखाता है। ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो इमेज है इसका ऑब्जेक्ट का और लेंस से यानी कि गुजर के लाइट जो है वो व्यूअर्स की आई तक जो पहुंचाती है, जो इमेज वो क्लियर इमेज होता है और उसको इनलार्ज करके दिखाता है। मैग्नीफिकेशन पावर अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो 1500 टाइम यानी उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है हमें। रेजोल्यूशन पावर की अगर हम बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर, जो कि 1/1000 मिलीमीटर की इक्वल होता है। इतना उसको यानी उसमें डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम जो यानी जिनका साइज़ हो उनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप के रिलेटेड कुछ। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन का भी हमने पढ़ लिया। ये साथ में कुछ डायग्राम्स है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है लाइट माइक्रोस्कोप और साथ में बताया गया है इसकी वर्किंग वगैरह, आई पीस और इनके ऑब्जेक्टिव लेंसेज की का भी यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वर्ड से आपको पता चल रहा है ये और एडवांस माइक्रोस्कोप है। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रॉन की जो रेज़ हैं, जो बीम है, उसको यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, यानी स्क्रीन पे एक तरह से उसको यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफिक जो प्लेट्स हैं, फिल्म वहाँ पर बनती है और एक इमेज आपके सामने आता है इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू, जो कि इन्हेंस होता है, इनलार्ज होता है। इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़ाहिर बात है बहुत इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेवल पे ये लेकर जाता है, यानी इतने लेवल पे ये आपको ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई करके देता है। अगर हम बात करें किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने की बात, तो ऑब्जेक्ट को अगर उसका 0.2 नैनोमीटर तक स्मॉल हो, इतने तक वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। और 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बात हो रही है मिलीमीटर में, तो इसका बता रहे हैं कि 1 नैनोमीटर कि इक्वल तक भी ये इसकी रेजोल्यूशन पावर है, यानी कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। को माइक्रोस्कोप के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम जो है इन्हेंस करके दिखा सकता है उसका इमेज। तो बहुत हाई जो मैग्नीफिकेशन पावर है इसकी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डेवलप है। इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ की डिटेलिंग स्टडी करने के लिए, सेल्स के सरफेसेस की या दूसरे जो भी चीज़ें हैं उनकी सरफेसेस की। यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सरफेसेस की। क्योंकि सरफेस जो है वो मेटल से कोट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम जब मेटल से हिट करती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है और एक इनलार्ज इमेज हमें देती है। इस तरह से इसका वर्क होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले सेल थ्योरी का बताया गया है कि किस तरह से सेल थ्योरी आई हमारे पास। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के वर्क हैं, उनको आप कंपाइल करके समझेंगे। हर साइंटिस्ट का वर्क कि सबसे पहले सेल को कैसे स्टडी किया, किस तरह से किया। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट होती गई, क्योंकि माइक्रोस्कोप से पहले तो आप सेल को कोई नहीं स्टडी कर सकता था, जैसे माइक्रोस्कोप आया उसके साथ साथ सेल की जो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स में, तो वो भी इन्हेंस होती गई। तो हिस्टोरिकल स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आया कि सेल थ्योरी जो हमारे पास यानी वजूद में आई, इमर्ज हुई। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि सेल्स को ऑब्जर्व किया एक छोटे से माइक्रोस्कोप के साथ। उन्होंने
यानी इतना उस पे वर्क किया कि एक छोटे से स्लाई को, कॉर्क का जो स्लाइस है उसको 30 टाइम किसी ना किसी तरह से मैग्नीफाई करके, इन्हेंस करके देख लिया, और उसमें एक एक कॉर्क सेल को वो आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गई, यानी उनको इंडिविजुअली स्टडी करने में। तो ये था सेल के रिलेटेड सबसे पहला काम, यानी सबसे पहले जो इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद सेल पे किसने वर्क किया उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी टाइम के अराउंड एक डच साइंटिस्ट एंड ए वी लेवनहोक ने इस पे काम किया, जो कि बहुत वेल नोन एक साइंटिस्ट थे, हम इनको बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं। और एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप पहले की निस्बत उन्होंने बनाया, जिसमें क्या किया कि वाटर को जब ऑब्जर्व किया उसके अंडर, तो मैग्नीफिकेशन टाइम पावर जो है, यानी कितने टाइम ज़्यादा थी, 300 टाइम। और छोटे छोटे यूनिसेलर क्रिएशन उनमें उन्होंने देखी, यानी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म उनमें देखे। और इस क्रिएशंस को जो उन्होंने ऑब्जर्व किए, इनको एनेमिलस का नेम दिया गया, जो कि वहाँ पर यानी उस पानी में स्विम कर रहे थे। तो कह रहे हैं वो पहले पर्सन थे जिन्होंने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। साथ में यहाँ बताया है कि 1809 में फिर फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनको जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क कहा गया है, यानी मेंशन किया गया है इसको, कि इन्होंने, इन बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया सेल्स को, किस में, यानी कौन से एनिमल वगैरह में, कहाँ से इन्होंने किया कि एनिमल और प्लांट का कोई कोई छोटा छोटा पार्ट लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये कंक्लूड किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे, कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर टिश्यूज से बने होते हैं। फिर अगेन 1831 में थोड़ा सा और डेवलप होके एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया कि न्यूक्लियस जो है वो स्पेशल एक यानी ऑर्गेनेल है सेल का, प्लांट सेल का, जो कि स्फेरिकल बॉडी का है और पूरे सेल के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट आया कि सेल जो है, जिसका ऑलरेडी रॉबर्ट हुक ने पहले ही बता दिया था, उसमें एम्प्टी चैम्बर्स भी होते हैं, यानी डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फिर टाइम के साथ साथ 1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट स्केल्डन ने ये क्लेम किया कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो सेल से बनी होती हैं, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। इस कंसेप्ट को एक जर्मन जुआलॉजिस्ट ने, सेशवान ने, 1839 में सपोर्ट किया और इसको प्रूव किया कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कंसेप्ट बन के आया और सेल थ्योरी हमारे पास आई। इस तरह से स्केल्डन और शेवान ने प्रपोज किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं। ये सबसे पहले स्टेटमेंट थी सेल थ्योरी की, जो कि हमारे पास सेल थ्योरी आता गया। 1839 में एक और साइंटिस्ट जे ई पुरकंजी जो है, उन्होंने ये नेम सजेस्ट किया था प्रोटोप्लाज्म, उस सब्सटेंस को जो कि हमने पढ़ा कि सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जिसको अब हम कहते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस जिसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया, यानी कि साइटोप्लाज्म। फिर 1855 में एक जर्मन साइंटिस्ट आर यानी विर्चो ने, रडोल्फ विर्चो ने चेंज किया ये आइडिया डिफरेंट साइंटिस्ट का। एक स्टेटमेंट दी कि हर सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से आना चाहिए, यानी एवरी सेल शुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो है, इस कंसेप्ट के बाद कुछ तब्दीलियाँ आई डिफरेंट साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स में, आगे जाकर ये सारे समराइज करेंगे। 1962 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पेस्चर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि जो ये आइडिया था विर्चो का कि सेल शुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि ये आइडिया बिल्कुल सही था। उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि बैक्टीरिया, क्योंकि उस वक्त बैक्टीरिया ही नोन थे, तो ये सिर्फ कैसे पैदा हो सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग आपके पास बैक्टीरिया होना चाहिए, वहाँ से ही आने चाहिए। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन थी माइक्रोस्कोप के अंडर, वो दो रिसर्च को, यानी दो रिसर्चर्स के काम को मिलाकर एक हमारे पास आई, जिनको हमने सेल थ्योरी का नाम दिया। पॉइंट्स डिफरेंट साइंटिस्ट से आए थे। शेवान एंड शेल्डन ने इन सारे पॉइंट्स को समराइज करके 3 कंक्लूजन बताए इन सारे साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी करके। सबसे पहला कंक्लूजन कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स और प्लांट्स हो, वो सेल से बने हैं और सेल ही जो है उनकी बॉडी को शेप करता है। हाँ, अब इनमें से कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट पॉइंट जो था इनकी थ्योरी का, वो ये था कि सेल जो हैं वो ना सिर्फ स्ट्रक्चरली बना रहे हैं किसी एनिमल को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बल्कि फंक्शनली भी वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं।
थर्ड पॉइंट था कि न्यू सेल जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगे, यानी सेल डिवीजन के थ्रू, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, एसेक्सुअली हो सेक्सुअली हो, बट न्यू सेल शुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. देयर मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर द अराइवल ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग सेल. तो ये था यहाँ तक का कंसेप्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बायो की वीडियो आएगी, चैप्टर का और जो हाफ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिनमें सेल एंड टिश्यू के जो आर्गन्स हैं सेल के रिलेटेड वो होंगे, और टिश्यूज़ के रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.